नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी कोई नई वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। कुछ पर्सनल्स काम थे, कुछ ज़्यादा बिजी हो गया था, लेकिन आगे से कोशिश करूँगा कि समय पे आप लोगों को वीडियो जो है उपलब्ध करा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आगे से वैसा ना हो, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है लग्न कुंडली। ठीक है, लग्न कुंडली, लग्न, ये एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी है ये। लग्न कुंडली, लग्न जो है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप इसको ना समझें तो फिर किसी भी तरह का प्रेडिक्शन करना आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप उसको आपको समझ में अगर नहीं आएगा लग्न और लग्न कुंडली, तो आप अधूरे हैं। आप किसी भी कीमत पे फिर प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, आप एस्ट्रोलॉजर फिर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप पूरे अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि इसको आप समझ जाएं। मैं अपने तरफ से पूरा अपना 100% देने की कोशिश करूँगा कि आपको समझाने में सब सक्षम हो सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं लग्न और लग्न कुंडली। और इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो आप मेरे पूरे पिछले सभी एपिसोड्स को देखते हुए ही इस एपिसोड्स में हैं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। और अगर आप ऑलरेडी मुझसे जुड़े हुए हैं लेकिन पिछले कुछ एपिसोड्स को आपने स्किप कर दिया है, तो भी मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उन जो एपिसोड्स जिसको आपने स्किप किया, आप उसको देखते हुए ही इस लेक्चर को सुने, इस एपिसोड्स को देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि लग्न, ये वर्ड होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जिसको हम हिंदू एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं, लग्न वो क्षण होता है जब आत्मा इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, जिसको हम मृत्यु लोक भी बोलते हैं, ठीक है, जब आत्मा इस धरती पर एक शरीर को धारण करती है। ठीक है, लग्न वो क्षण है जब एक आत्मा इस धरती पर एक शरीर को धारण करती है, उस क्षण को हम लग्न कहते हैं। ठीक है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्न कैसे डिसाइड होता है, तो देखिए, व्यक्ति का जन्म पृथ्वी के किसी भी भाग में हुआ हो, ठीक है, व्यक्ति का जन्म पृथ्वी के किसी भी लोकेशन में हुआ हो, तो जिस भी लोकेशन में जब उसका जन्म होता है, तो उस लोकेशन के ईस्टर्न हॉरिजन पे, यानी पूर्वी क्षितिज पर जिस राशि का उदय हो रहा होता है, वो क्या कहलाता है, उस व्यक्ति का लग्न कहलाता है। ठीक है, फिर से इसको सुन लीजिए। व्यक्ति के जन्म के समय ईस्टर्न हॉरिजन पर, पूर्वी क्षितिज पर जिस राशि का उदय हो रहा होता है, वो व्यक्ति का लग्न कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली होता क्या है कि लग्न आपकी आत्मा है। ठीक है, लग्न जो है, लग्न आपकी आत्मा है। और लग्न कुंडली जो है, उसके जो सबसे जो पहला भाव होता है, वहीं पे आपकी आत्मा को, यानी आपका जो लग्न है, उसको लिखा जाता है। ठीक है, लग्न से ही मालूम किया जाता है कि आपकी कद काठी क्या होगी, आपका रूप रंग क्या होगा, क्या आपकी रुचि होगी। ठीक है, आपके पास धन होगा या ना होगा, आपके कुटुंब कैसे होंगे, आपकी वाणी कैसे होगी, किस किस तरीके के रोग आपको हो सकते हैं। ठीक है, आप कर्जदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपके शत्रु कैसे होंगे, आपका मातृपक्ष और माता का पक्ष, पिता से आपकी कैसे रहेगी, माता से कैसे बनेगी, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन और आपकी एज, ये सभी जो चीज़ें हैं जिसके बारे में मैक्सिमम लोग पूछते हैं, ये सब आपके लग्न कुंडली के बेस पे ही बताया जाता है। ठीक है, आपको कौन सा स्टोन पहनना है, जेम स्टोन, कौन सा रत्न धारण करना है, कौन सा रत्न आपको नहीं धारण करना है, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कारक हैं, फेवरेबल पोजीशन में है, पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, और कौन से ग्रह अनफेवरेबल है, यानी वो आपके इनिमी है, जो आपको निगेटिव रिजल्ट देने वाले। इन सब की जो जानकारी होती है वो हमें लग्न कुंडली से ही मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो लग्न कुंडली जो होती है दोस्तों, उसमें टोटल 12 भाव होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने एक लग्न कुंडली को शो किया है। ठीक है, ये मेरे क्या है, लग्न कुंडली है। ठीक है, ये मेरी है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं, 12 भाव या 12 घर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये जो भाव है, पहला इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस, ये सेकेंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवेंथ हाउस, ये एट्थ हाउस,
ये 9th हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस और ये 12th हाउस। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर के 12 तक गिनती जो है आप उसको कर लीजिए। ठीक है, आप लिखते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई मीन ये आपका फर्स्ट हाउस हुआ, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12। याद रखिएगा दोस्तों, हाउस जो होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। ठीक है, लग्न आपका बदल सकता है लेकिन हाउस जो होंगे वो हमेशा फिक्स होंगे। ठीक है, लग्न बदल सकता है, हाउस हमेशा फिक्स होंगे। उसमें कौन कौन से हाउस में कौन कौन से ग्रह मिलेंगे ये भी आपके फिक्स नहीं होते, वो भी चेंजेस हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से आई मीन जैसे मान लीजिए सूर्य आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, हो सकता है सूर्य किसी दूसरे कुंडली में 7th हाउस में बैठा हो। आई मीन सिर्फ और सिर्फ हाउस जो है वो फिक्स है, लेकिन प्लेनेटरी पोजीशंस इस कुंडली के अंदर वेरी कर सकती है। ठीक है, आपका लग्न जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप समझते हैं डिटेल में कि आपके लग्न का आई मीन डिसाइड कैसे होता है कि आप किस लग्न के हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है उस सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, एक इलिप्टिकल पाथ होती है उसमें चक्कर काटती है। उस इलिप्टिकल पाथ को हम बोलते हैं इक्लिप्टिक। ओके, इक्लिप्टिक पाथ बोलते हैं उसको। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है, उस पाथ को हम बोलते हैं इक्लिप्टिक। ठीक उसी तरीके से जो अगर आप ये मान लीजिए कि पृथ्वी, लेकिन हमें क्या होता है, हमें ये दिखता नहीं है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव कर रही है, तो हमें आई मीन हम इसको समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, ये हमें फील नहीं होता है। हमें क्या फील होता है कि हम सूर्य हमारे चारों ओर मूव कर रही है, हमें ऐसा फील होता है। जैसे सुबह में सूर्य देखेंगे तो आपको लगेगा कि ईस्ट डायरेक्शन में है, उसके बाद फिर आपका सूर्य मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसा हम लोगों को दिखता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये कंडीशन है नहीं। कंडीशन ये है कि सूर्य अपने स्थान पे फिक्स है। ठीक है, सूर्य मूव नहीं करता, सन जो है सूर्य वो मूव नहीं करता। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यह रियलिटी है, यही वास्तविकता है। लेकिन अब चूंकि हम धरती पे हैं, ठीक है, और धरती पे हैं तो हमें ये महसूस नहीं होता कि हम धरती के साथ मूव कर रहे हैं। हमें ये फील होता है कि सूर्य जो है वो हमारे चारों ओर मूव कर रहा है। ठीक है, सूर्य हमारे चारों ओर मूव कर रहा है, हमें ऐसा प्रतीत होता है धरती में। ठीक है, ये आभास होता है, प्रतीत होता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो अर्थ को रेफरेंस मान करके बनाया गया है। यानी अर्थ जो है मान लिया गया कि अर्थ अपने पोजीशन पे फिक्स है, आई मीन इसमें स्पिन मोशन है। ठीक है, अर्थ जो है वो उसको स्पिन मोशन है और सूर्य उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, ऐसा माना गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हिंदू एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, और सूर्य जब अर्थ के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है तो सूर्य जो पाथ में परिक्रमा कर रहा है उसको क्या कहते हैं, वो भी इक्लिप्टिक पाथ होगा, आई मीन इलिप्टिकल शेप का होगा, और उस पाथ को क्या बोलेंगे, इक्लिप्टिक। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली जियोसेंट्रिक पोजीशंस को कंसीडर किया गया है, यानी अर्थ के रिलेटिवली। ठीक है, अर्थ को रेफरेंस लीजिए, अर्थ के रिलेटिवली जो सन और अदर प्लैनेट्स का जो पोजीशन होता है, ठीक है, अर्थ के रिलेटिव, अर्थ को रेफरेंस लीजिए और अर्थ के रिलेटिवली जो सन और अदर प्लैनेट्स जो है उसका जब पोजीशन मालूम किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जियोसेंट्रिक पोजीशंस। ठीक है, अर्थ के रिलेटिव अदर प्लैनेट्स का पोजीशन जब हम डिटरमाइन करते हैं तो वो क्या होता है, उसका जियोसेंट्रिक पोजीशन कहलाता है। ठीक है, बाकी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन को स्थिर मान लिया जाता है, स्टेशनरी, आई मीन सन अपने स्थान पे फिक्स है, और पृथ्वी जो है उसको उसके चारों ओर मूव करता हुआ दिखाया जाता है, और सन के रेफरेंस में अदर प्लैनेट्स का जो होता है पोजीशन बताया जाता है। ये क्या कहलाता है, ये हेलियोसेंट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन हेलियोसेंट्रिक एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन जियोसेंट्रिक। ठीक है दोस्तों, जियोसेंट्रिक मीन्स अर्थ के रिलेटिवली अदर प्लैनेट, सन और अदर प्लैनेट्स का जो पोजीशन होगा वो क्या कहलाता है, जियोसेंट्रिक पोजीशन, अर्थ को रेफरेंस में लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये होता कैसे बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब जैसे आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे, ठीक है, आप मान लीजिए ये ट्रेन है आपका, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेन है, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और कोई ट्रेन आपके बगल में खड़ा है। ठीक है, कोई ट्रेन है जो आपके बगल में खड़ा है। ठीक है, जब आप कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो आपको लगता है कि आपके बगल वाला जो ट्रेन है वो खड़ा है, लेकिन जब आप इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं तब आपको क्या प्रतीत होता है कि ये ट्रेन भी जो है आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। आपको लगता है कि आप धीरे धीरे, आई मीन जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं, ये जो दूसरा ट्रेन है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आई मीन आपके बीच और उस ट्रेन के बीच जो खड़ा है उसके बीच में क्या है, डिस्टेंस जो है बढ़ रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरे रिस्पेक्ट में ये जो ट्रेन है वो भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो ट्रेन क्या है, खड़ी है। ठीक है, जैसे आप
ये मान लीजिए ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, ये आपकी ट्रेन है और ये जो ट्रेन है वो खड़ी है, ठीक है। तो जब आप दोनों स्टेशनरी हैं, आई मीन खड़े हैं, चल नहीं रही है ट्रेन, तब तो आपको विजिबल है पूरे अच्छे तरीके से कि ठीक है ये जो ट्रेन है मेरे सामने बगल पटरी पे वो खड़ी है। लेकिन जब आप मूव करना चालू करते हैं तो आपको ऐसा आभास होता है कि मैं जैसे जैसे मेरी ट्रेन मूव कर रही है वैसे वैसे ये ट्रेन भी क्या हो रहा है, लग रहा है कि प्रतीत हो रहा है कि ये भी मूव कर रही है और मेरे और इस ट्रेन के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता है। तो सेम वही सिचुएशन जो है अर्थ और सन के साथ भी होती है, ठीक है। अर्थ और सन के बीच में भी जो है वो सेम सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अर्थ जो होता है वो हमेशा आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है। अर्थ पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है। तो आपको क्या लगेगा, अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो सन है वो आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। इसलिए बोलते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, यानी सन जो है पूर्व दिशा में उदय हो रहा है और पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, ठीक है। ये आपको आभास होता है, ये प्रतीत होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यही इसका कोर पॉइंट है, ठीक है। कि अर्थ आई मीन जैसे अपोजिट है ना, अर्थ अगर आपका ईस्ट वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको क्या लगेगा, सन आपका ईस्ट से आई मीन सन जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, ठीक है। और आपकी और आई मीन अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सेम सिचुएशन जो ट्रेन वाली थी वही सिचुएशन यहाँ भी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो ये मैंने यहाँ जो ग्रीन है, ग्रीन कलर से यहाँ मैंने दिखाया है, ये आपका है अर्थ, ओके, ये है अर्थ, ठीक है। अर्थ को हम मान लिए रेफरेंस जो है वो अर्थ है, ठीक है। अर्थ के रिलेटिवली हमें सन की और अदर प्लैनेट्स की पोजीशन को ये करना है, मालूम करना है। तो वो क्या होगा, जियोसेंट्रिक पोजीशन हो गया अदर प्लैनेट्स की, और सन की जो हम मालूम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, आई मीन अर्थ के रिलेटिवली, तो वो क्या होगा आपका जियोसेंट्रिक पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। तो जब अर्थ मूव करेगी तो धीरे धीरे आपको क्या लगेगा कि आपका सन भी मूव कर रहा है, ठीक है। कभी सन आपको यहाँ दिखेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरीके से आपको सन की पोजीशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिलेटिव जो है आपको कंटिन्यूस दिखेगी कि वो चेंज हो रही है, ठीक है, वो चेंज हो रही है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मैं जिस हिस्से पर खड़ा हूँ अर्थ के, उसके रिलेटिवली जो है सन जो है उसकी जो आई मीन वो क्या कर रहा है, अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपका सन के पोजीशन पे के बेस्ट पे ही है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि हिंदू एस्ट्रोलॉजी की। तो हम क्या करेंगे, जो भी पोजीशंस मालूम करेंगे, जो भी डाटा लेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में सन और अदर प्लैनेट्स का जो पोजीशन होगा उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये अर्थ है, ठीक है। तो जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करेगा तो सन जो है वो आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करेगा, इसलिए बोलेंगे सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ठीक है। तो आपके जन्म के समय, ठीक है, ये पृथ्वी के किसी भी हिस्से पे आपका जन्म हुआ हो, ठीक है, आपके जन्म के समय उस हिस्से से ईस्टर्न हॉरिजन पे जिस राशि का उदय हो रहा होगा वो क्या कहलाएगी, आपकी लग्न राशि कहलाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी के इस हिस्से पे आपका जन्म हुआ, ठीक है, पृथ्वी के इस हिस्से पे आपका जन्म हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगी आपका, ये ईस्टर्न हॉरिजन, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा कि आपका जो जन्म लग्न है, आई मीन जो आपकी लग्न राशि है वो क्या है, मेष, ठीक है दोस्तों। इस हिस्से में आप हैं, वहाँ के ईस्टर्न हॉरिजन में आपका क्या ड्रॉ, जब एक लाइन ड्रॉ किया तो आपको क्या लगा कि आपकी जो लग्न राशि है वो क्या कहलाएगी, मेष राशि कहलाएगी। क्यों ऐसा हो रहा, क्यों मेष राशि कहलाएगी, देखिए दोस्तों, एक्चुअली अब आसमान में तो लिखा नहीं है ना कि मेष राशि, ठीक है। आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो जो हॉरिजन है वो मेष राशि का है, तो देखिए वहाँ पे एक कॉन्स्टलेशन, नक्षत्रों का कॉन्स्टलेशन, मैंने इसको अपने पिछले 2-3 एपिसोड्स में इसका जिक्र किया था। देखिए इस तरीके का एक पैटर्न फॉर्म होगा तारों का, ठीक है, इस तरीके का एक पैटर्न फॉर्म होगा तारों का। देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, इसको भेड़ा टाइप की आकृति फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये किसका सिंबल है, मेष राशि का चिन्ह है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि मेरी जो लग्न राशि है वो क्या है, मेष, ठीक है। आपकी लग्न राशि क्या होगी, मेष। अगर आप इस पोजीशन में है पृथ्वी के, ठीक है, और यहाँ से अब जब लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि ईस्टर्न हॉरिजन की ओर एक ड्रॉ किया गया एक लाइन है,
तो आपको दिखेगा आकाश में कि हाँ एक मेष राशि की आकृति यानी एक मेढ़ा की आकृति, भेड़ा की आकृति जो है फॉर्म हो रही है। यानी ये जो मेरी जो लग्न राशि है वो क्या है, मेष है। ठीक है, आप मेष लग्न के हुए। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप पृथ्वी के इस हिस्से पे हैं, ठीक है, आप इस हिस्से पे भी तो हो सकते हैं, आप किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं पृथ्वी के। इस तरीके जब आप यहाँ होंगे तो यहाँ से जो ईस्टर्न हॉरिजॉन में लाइन ड्रॉ किया जाएगा वो ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि एक सांड की आकृति, बैल की आकृति का एक चिन्ह आपको आकाश में दिखाई देगा। तो क्या बोला जाएगा कि आप वृषभ लग्न के हुए। ठीक है, आकाश में आपको ये पैटर्न, जो तारों का जो पैटर्न है, जो एक पैटर्न बना रहे हैं वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि आप वृषभ लग्न के हुए। ठीक है, आपका जन्म अगर धरती के इस हिस्से पे हुआ, ठीक है, तो यहाँ से भी आप ईस्टर्न हॉरिजॉन में लाइन ड्रॉ कीजिए। ये क्या होगा, इस तरीके का पैटर्न आपको आकाश में दिखलाई देगा। ठीक है, लगेगा एक लड़का लड़की है, दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ के डांस कर रहे हैं। ठीक है, डांस के कोई स्टेप कर रहे हैं। तो क्या बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि जो है, लग्न जो है वो है मिथुन। अगर आप धरती के इस हिस्से में हैं तो इस हिस्से से जो ईस्टर्न हॉरिजॉन में जो लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, ये लाइन होगा। ठीक है, वो वहाँ पे आकाश में आपको इस तरीके का पैटर्न दिखेगा तारों का। ठीक है, ये क्या है, क्रैब यानी केकड़ा टाइप की प्रवृत्ति है, केकड़ा टाइप की आकृति है, पैटर्न है। तो क्या बोलेंगे इसको, ये हम बोलेंगे कि आपका जो लग्न है, लग्न राशि जो है वो है कर्क। अगर इस हिस्से पे आपका जन्म हुआ तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके की आकृति आकाश में दिखेगी। ठीक है, आपके ईस्टर्न हॉरिजॉन पे जब इस तरीके की आकृति आपको आकाश में नजर आएगी। ठीक है, जब आप इस हिस्से में आपका जन्म हुआ है। तो ये क्या है, शेर की आकृति, सिंह की आकृति है, तो बोला जाएगा कि आप सिंह लग्न राशि के हुए। ठीक है, अगर आप इस हिस्से में अगर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ से भी आप ईस्टर्न हॉरिजॉन में देखेंगे तो आपको इस तरीके की आकृति दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके की आकृति दिखाई देगी, एक कुमारी कन्या एक फूलों की डाली पकड़ी हुई। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि जो हो गई वो है कन्या। अगर आपका जन्म पृथ्वी के इस हिस्से में हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से जब आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, तो आपको आकाश में अपने ईस्टर्न हॉरिजॉन पे इस तरीके की आकृति फॉर्म होते हुई दिखेगी। ठीक है, जो कि एक बैलेंस, एक तराजू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या बोला जाएगा, आपकी लग्न राशि क्या हुई, तुला। अगर आपका जन्म पृथ्वी के इस हिस्से पे हुआ है तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कीजिए आपके ईस्टर्न डायरेक्शन में, ईस्टर्न हॉरिजॉन पे। ठीक है, तो आपको आकाश में इस तरीके की आकृति दिखेगी। ठीक है, इस तरीके के तारे जो हैं इस तरीके का पैटर्न का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा कि आपकी जो लग्न राशि है वो है वृश्चिक यानी बिच्छू की आकृति। ठीक है, अगर आपका जन्म इधर हुआ है इस हिस्से में तो यहाँ से ईस्टर्न हॉरिजॉन की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको इस तरह की आकृति दिखाई देगी। ठीक है, यानी एक धनुर्धारी है जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, धनुष बाण है उसके हाथों में। तो क्या बोला जाएगा कि आपकी जो लग्न राशि है वो है धनु। अगर इस यहाँ आकाश के इस हिस्से में आप हैं तो उस समय आपको क्या दिखाई देगा, एक मगरमच्छ टाइप की आकृति अपने ईस्टर्न हॉरिजॉन पे पूर्वी दिशा पे आपको दिखाई देगी। तो बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि हो गई मकर। ठीक है, ये क्या है, मगरमच्छ टाइप की आकृति है। अगर आप पृथ्वी के इस हिस्से पे हैं तो आपको अपने ईस्टर्न हॉरिजॉन पे पूर्व दिशा में इस तरीके की आकृति आकाश में दिखाई देगी, एक घड़े टाइप की आकृति, जल का घड़ा। तो बोला जाएगा कि आप कुंभ लग्न के हुए। ठीक है, आपकी लग्न राशि जो है कुंभ है। अगर आप इस पृथ्वी के इस हिस्से में अगर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ से आपके ईस्टर्न हॉरिजॉन में जब आप देखेंगे, ठीक है, ये आपका ईस्टर्न हॉरिजॉन की तरफ खींचा हुआ लाइन है, तो आपको अपने आकाश में इस तरीके की आकृति, इस तरीके का तारों का पैटर्न दिखाई देगा। यानी दो मछलियाँ हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तैर रही है। तो बोला जाएगा कि आपकी जो लग्न राशि है वो है मीन। ठीक है दोस्तों, तो आकाश में जिस तरीके का पैटर्न आपको फॉर्म हो रहा होगा, दिखेगा अपने ईस्टर्न डायरेक्शन में, पूर्वी क्षितिज पे, वही कहलाएगी आपकी लग्न राशि। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सेम समय में अगर एक्चुअली क्या होता है कि ये आपके जो लग्न राशि जो है हर 2 घंटे में चेंज हो जाती है। क्यों, देखिए अब पृथ्वी तो स्पिन मोशन होता है, आप जानते हैं, मैंने बताया भी इससे पहले कि पृथ्वी को क्या होता है, स्पिन मोशन होता है। जैसे एक लट्टू नाचता है ना अपने गुंज पे, अपने नुकीले वाले हिस्से पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन बोलते हैं, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी भी क्या होता है, पृथ्वी को भी एक स्पिन मोशन होती है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और ये एक्सिस है उसकी। ठीक है, ये एक्सिस है पृथ्वी की। ठीक है, तो पृथ्वी जो होती है एक्चुअली ये टिल्टेड है, अपने एक्सिस से
23.5 डिग्री जो है वो एक पृथ्वी जो है टिल्टेड है। पृथ्वी के जो इंक्लिनेशन है वो है 23.5 डिग्री अपने एक्सिस से, ठीक है। तो पृथ्वी भी क्या है, अपने एक जो एक्सिस है उस पर क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है लट्टू की तरह। तो और पृथ्वी को अपने एक स्पिन मोशन पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी को अपनी एक स्पिन मोशन को पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और टोटल राशियां हैं कितनी, तो 12। तो इसका मतलब क्या हो गया, 24 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 2 आवर्स। मतलब हर 2 घंटे में आपकी लग्न राशि बदल जाएगी। यानी जैसे मान लीजिए कि आप अभी यहाँ पर हैं, ठीक है, मान लीजिए सुबह के 6 बजे हैं और आप यहाँ पृथ्वी के इस हिस्से पे हैं, मतलब सॉरी इधर मान लीजिए आप इधर हैं, ठीक है, पृथ्वी के इस हिस्से पे हैं अभी सुबह के 6 बजे, ठीक है। तो क्या कहलाएगी, आपकी लग्न राशि कहलाएगी मेष, ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न हॉरिजन पे तो मेढ़ा टाइप की आकृति जो है वो फॉर्म होते हुए दिख रहा है, यानी मेष राशि का जो चिन्ह है वो दिख रहा है। तो बोला जाएगा क्या कि आपकी लग्न राशि हो गई मेष, ठीक है। लेकिन 2 घंटे बाद आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी ये तो स्पिन मोशन हो रही है ना, स्पिन मोशन हो रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो 2 घंटे बाद आपका पोजीशन हो जाएगा यहाँ, तब क्या हो जाएगा, बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि जो हो गई वृषभ, ठीक है। चौथे घंटे समझ गए ना, पहला अगर इधर है मेष राशि है तो 2 घंटे बाद क्या हो जाएगी, आपकी लग्न राशि जो है वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि टोटल 24 राशियाँ हैं, सॉरी 12 राशियाँ हैं, टोटल 12 राशियाँ हैं और उन सब को पृथ्वी 24 घंटे में कवर कर लेती, कंप्लीट कर लेती है। यानी उसका हर पृथ्वी का कोई भी एक जो फेस है वो क्या करेगा, हर राशि को 24 घंटे में हर राशि से होकर के गुजर जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, हर राशि में वो कितने देर के लिए रहा, तो 2 घंटे के लिए रहा, ठीक है। तो इसलिए हर लग्न राशि जो है, इसलिए लग्न राशि जो है हर 2-2 घंटे में आपकी बदल जाएगी। अगर सुबह के 6 बजे आपकी लग्न राशि मेष है तो 8 बजे वृषभ होगी, 10 बजे मिथुन होगी, 12 बजे कर्क होगी, 2 बजे फिर दोपहर के सिंह होगी, फिर 4 बजे कन्या होगी, 6 बजे तुला होगी, 8 बजे वृश्चिक होगी, 10 बजे धनु होगी, 12 बजे मकर होगी, फिर 2 बजे, इस तरीके से समझ गए। हर 2-2 घंटे में आपकी जो लग्न राशि है वो चेंज हो जाएगी। लग्न जो होता है हमेशा लोकेशन डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लग्न जो होता है वो हमेशा लोकेशन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसे सेम समय में मान लीजिए आपका जन्म इंडिया में हुआ और आपके किसी मित्र का जन्म यूएस में हुआ, यूके में हुआ या कनाडा में हुआ, तो आप लोगों के लिए, यानी आपके लिए और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबों के लिए क्या हो जाएगी, लग्न राशि जो हो जाएगी वो अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि हर 2-2 घंटे में चेंज होता है और लोकेशन डिपेंडेंट है, ठीक है। आपके समय ईस्टर्न हॉरिजन पे किसी और कॉन्स्टलेशंस का उदय हो रहा होगा, आई मीन किसी और शेप का पैटर्न का स्टार जो है, आई मीन स्टार का जो पैटर्न है वो किसी डिफरेंट शेप का फॉर्म हो रहा होगा। हो सकता है कि मेढ़े की टाइप की आकृति आपके जब आपका जन्म हुआ हो तो ईस्टर्न हॉरिजन पे ये शेप फॉर्म हो रहा हो, लेकिन उसके जन्म के समय उसका जो ईस्टर्न हॉरिजन पे हो सकता है वो आपका सिंह वाले, आई मीन सिंह का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो इसलिए लग्न राशि जो है हर 2-2 घंटे में चेंज हो जाती है और इसलिए 2 डिफरेंट जगह में रहने वाले अगर सेम समय पे भी अगर उनका बर्न हुआ है, जन्म हुआ है, तो उनके लिए भी लग्न राशि जो होगी क्यों वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपका जन्म हुआ है, आप पृथ्वी के इस हिस्से पे हैं और आपका जन्म हुआ है, तो और जन्म के समय जब आप ईस्टर्न हॉरिजन की ओर देखेंगे तो आपको मेढ़े की आकृति दिखाई देगी। स्टार जो होंगे वो मेढ़े टाइप की आकृति को फॉर्म करेंगे। एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं, नक्षत्रों का कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं, नक्षत्रास कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। नक्षत्र में जो तारे होते हैं जो आपस में कंबाइंड होकर के जो स्पेशल टाइप का जो शेप फॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये जो आकृति फॉर्म हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टलेशन। तो ये जो कॉन्स्टलेशन हुआ, जो मेढ़े या भेड़ा टाइप की आकृति का जो फॉर्म हुआ आपके जन्म के समय, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लग्न राशि है वो क्या है, मेष, ठीक है। तो लग्न कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है वो क्या बताता है, आपका लग्न को रिप्रेजेंट करता है। लग्न राशि में, लग्न कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपके लग्न को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर यानी ईस्टर्न हॉरिजन पर ये वाली आकृति फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब आप मेष लग्न के हुए तो आपके फर्स्ट हाउस में क्या लिखा जाएगा, 1, ठीक है दोस्तों, आपके फर्स्ट हाउस में 1 लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके जन्म के समय नक्षत्रों का कॉन्स्टलेशन ऐसा है, ठीक है, वृषभ राशि की आकृति फॉर्म हो रही है, यानी सांड या बैल की आकृति फॉर्म हो रही है, ठीक है, ईस्टर्न हॉरिजन पे, तो क्या बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि हो गई वृषभ, ठीक है। तो उस केस में आपके लग्न भाव में यानी फर्स्ट हाउस में क्या लिखा रहेगा, 2, ठीक है, 2। इसको आप याद रखिए,
ये जो राशियों का सीक्वेंस है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अगर एक मैं यहाँ लिखा तो उसका मतलब है कि आपकी लग्न राशि हो गई मेष। अगर यहाँ मैं 2 लिखूंगा तो उसका मतलब हो गई कि आपकी लग्न राशि वृषभ। ठीक है दोस्तों। और अगर आपके जन्म के समय ईस्टर्न हॉरिजन पे नक्षत्रों का कॉन्स्टलेशंस की वजह से इस तरीके का शेप फॉर्म हो रहा है तो क्या बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि हो गई मिथुन। ठीक है, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, तो उस केस में क्या लिखा जाएगा, आपके लग्न भाव में जो नंबर लिखा रहेगा वो है 3। ठीक है। अगर आपके जन्म के समय अगर आप इधर हैं, ठीक है, तो ईस्टर्न हॉरिजन पे अगर केकड़े टाइप की आकृति यानी नक्षत्र का जो कॉन्स्टलेशन है इस तरीके का हो रहा है, केकड़ी टाइप की पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि हो गई कर्क। उस केस में आपके लग्न भाव में जो लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा नंबर 4। ठीक है, यानी जो नंबर राशियों के लिए अलॉट किया गया वही नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए कर्क राशि 4 नंबर तो 4, मिथुन राशि 3 नंबर तो 3, वृषभ राशि 2 नंबर तो 2, मेष राशि 1 नंबर तो 1। ठीक है। अगर आपके जन्म के समय, ठीक है, मान लीजिए आप इस हिस्से पे हैं तो आपके ईस्टर्न हॉरिजन पे जो नक्षत्रों का जो कॉन्स्टलेशन हो रहा है उसकी वजह से ये इस टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यानी सिंह की आकृति फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि हो गई सिंह। तो उस केस में आपके लग्न भाव में जो नंबर लिखा रहेगा वो है 5, I mean 5। ओके। अगर आपके जन्म के समय नक्षत्र कॉन्स्टलेशन की वजह से इस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कन्या टाइप की आकृति बन रही है, तो बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि हो गई कन्या। उस केस में यहाँ आपके लग्न भाव में क्या नंबर लिखा रहेगा, तो नंबर 6। ठीक है दोस्तों। अगर आपके जन्म के समय आपके ईस्टर्न हॉरिजन पे नक्षत्रों का जो कॉन्स्टलेशन हो रहा है इस तरीके का शेप, इस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि तुला हो गई। और इस केस में आपके लग्न भाव में यानी फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा रहेगा वो क्या होगा, 7। ठीक है, देखिए 7 तुला। ठीक है। अगर आपके जन्म के समय ईस्टर्न हॉरिजन पर इस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इस नक्षत्रों का जो कॉन्स्टलेशन हो रहा है जिसकी वजह से इस तरीके का एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है यानी बिच्छू की आकृति बन रही है, तो बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि जो है वृश्चिक है। ठीक है, और आपके लग्न भाव में लिखा रहेगा नंबर 8। ठीक है। अगर आपके जन्म के समय मान लीजिए आप पृथ्वी के इस हिस्से में हैं और अगर आपके जन्म के समय ईस्टर्न हॉरिजन पे इस तरीके की आकृति फॉर्म हो रही होगी, आपके ईस्ट डायरेक्शन में नक्षत्रों का जो कॉन्स्टलेशन हो रहा है जिसकी वजह से इस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा एक धनुधारी का, तो बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि जो हो गई वो है धनु। और धनु कितने नंबर की राशि है, 9। तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, नंबर 9। ठीक है दोस्तों। अगर आपके जन्म के समय ईस्टर्न हॉरिजन पर नक्षत्र कॉन्स्टलेशंस की वजह से इस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा, एक मगरमच्छ की आकृति फॉर्म हो रही होगी, तो बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि जो है वो है मकर। ठीक है, तो आपके लग्न भाव में क्या लिखा रहेगा, ये 10 नंबर। ठीक है। सेम अगर आपके जन्म के समय ईस्टर्न हॉरिजन पर नक्षत्रों का जो पैटर्न है, नक्षत्र कॉन्स्टलेशन की वजह से अगर इस तरीके का पैटर्न का निर्माण हो रहा है, तो बोला जाएगा कि आप कुंभ लग्न राशि के हुए। ठीक है, और आपके लग्न भाव में लिखा रहेगा कितना नंबर, कुंभ 11 नंबर। ठीक है। अगर आपके जन्म के समय, ठीक है, मान लीजिए यहाँ जन्म हुआ आपका इस हिस्से पे, आपके ईस्टर्न डायरेक्शन में, ईस्टर्न हॉरिजन पे, ठीक है, पूर्वी क्षितिज पे नक्षत्र कॉन्स्टलेशन की वजह से इस तरीके का पैटर्न का निर्माण हुआ, 2 मछलियाँ अपोजिट डायरेक्शन में तैर रही, उस तरीके का आकृति का फॉर्म हुआ, तो बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि जो है वो हो गई मीन। और उस केस में आपका लग्न भाव में क्या होगा, ये 12 नंबर लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है। देखिए दोस्तों, राशियों का नाम जो है सीक्वेंस वाइज याद होना जरूरी है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, इन राशियों का नाम ही लग्न, जिस तरीके से राशियाँ 12 है उसी तरीके से क्या है, आपका लग्न भी 12 है और नाम भी उनको सेम दे दिया गया है। ठीक है, जिस तरीके से 12 राशियाँ हैं ठीक उसी तरीके से लग्न भी 12 है। मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न। ठीक है दोस्तों, तो ये सीक्वेंस आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि देखते साथ जैसे ही आप देखें कि लग्न भाव में 1 नंबर लिखा है, मतलब अच्छा इस बंदे का जो लग्न राशि है वो है मेष, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ, 3 नंबर लिखा है लग्न भाव में तो मिथुन, 4 नंबर अगर यहाँ लिखा है तो कर्क, 5 नंबर अगर यहाँ लिखा है तो सिंह, 6 नंबर अगर यहाँ लिखा है तो कन्या, 7 नंबर अगर यहाँ लिखा है तो तुला लग्न, 8 नंबर अगर यहाँ लिखा है तो वृश्चिक लग्न, 9 नंबर अगर यहाँ लिखा है तो धनु लग्न, 10 नंबर लिखा है तो मकर लग्न, 11 नंबर अगर यहाँ लिखा है तो कुंभ लग्न और 12 नंबर लिखा है तो उसका मतलब मीन लग्न। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गई लग्न कुंडली में, मतलब कैसे कैसे आपको मालूम चलेगा कि आप किस लग्न राशि के हैं। ठीक है, आप किसी भी कंप्यूटराइज कुंडली पे या कोई भी जो ऐप है उसमें जैसे ही अपनी बर्थ डिटेल यानी बर्थ टाइम, बर्थ डे, बर्थ टाइम, बर्थ लोकेशन एंट्री करेंगे, उसमें एक लग्न चार्ट खुल के आएगा, जहां आपको नंबर, उस लग्न चार्ट में आपको फर्स्ट हाउस को देखना है, जहां जो नंबर लिखा होगा, अगर फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिख दिया तो तुरंत आप समझ जाइए कि मेष लग्न है। ठीक है, यहाँ जो नंबर लिखा होगा उतने नंबर की राशि को आप यहाँ पे खोज लीजिए, वही आपकी लग्न राशि होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, ये जो लग्न कुंडली होती है, इसमें जो लग्न भाव होता है वो क्या कहलाता है, आई मीन वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पूर्व डायरेक्शन को, पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। लग्न भाव जो होता है वो क्या होता है आपका, ईस्टर्न डायरेक्शन को, ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसके जस्ट अपोजिट जो 7th हाउस होता है वो आपका पश्चिम दिशा को, वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक नंबर यानी लग्न भाव ईस्ट डायरेक्शन को, पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस जो उसके जस्ट अपोजिट है नीचे है, वो वेस्ट डायरेक्शन को यानी पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस ये आपके नॉर्थ डायरेक्शन को यानी उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है। उसके जस्ट अपोजिट 10th हाउस वो आपके साउथ डायरेक्शन को यानी दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है। 2nd हाउस और 3rd हाउस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2nd एंड 3rd हाउस जो है वो आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। 5th और 6th हाउस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। 8th और 9th हाउस साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 11th और 12th हाउस साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट हाउस यानी लग्न भाव ईस्ट डायरेक्शन को, पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके जस्ट नीचे अपोजिट में 7th हाउस वो वेस्ट डायरेक्शन को यानी पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस नॉर्थ यानी उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस साउथ यानी दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है। 2nd और 3rd हाउस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। 5th और 6th हाउस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। 8th और 9th हाउस साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। 11th और 12th हाउस साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने ये बनाया, ये जो राशि चक्र है, जैसे ये सूर्य का पाथ है। ठीक है, पृथ्वी के जैसे हम अर्थ को मान लिए कि अर्थ के चारों ओर जब सूर्य चक्कर काट रहा है, तो सूर्य भी क्या हो रहा है, एक राशि चक्र का एक निर्माण कर रहा है, और उसको जब हम 12 हिस्सों में बांटे हैं तो हर एक हिस्सा जो है, इंडिविजुअल सेक्शन जो है वो एक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब मूव करती है तो उसका जो पाथ होता है उसको 12 हिस्सों में जब हम डिवाइड करते हैं, 12 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, तो हर एक सेक्शन क्या कहलाता है, एक राशि कहलाता है। ठीक उसी तरीके से जब जब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर मूव कर रही है, जो हमें लगता है अर्थ से, तो उसके जो पाथ को, जिसको हम इक्लिप्टिक पाथ बोलते हैं, उसको भी जब हम 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि हर एक हिस्सा आपकी एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो पाथ है जिसको मैंने एक लाइन, रेड लाइन से शो किया है, जो कि सूर्य का पाथ है, इक्लिप्टिक पाथ है। ठीक है, ये एक्चुअली एक बैंड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जोडियक बैंड। ये क्या है, आपके एक जोडियक बैंड है। ठीक है, ये जो लाइन जो दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे तो आपको लाइन लग रही, लेकिन क्या होता है, ये एक जोडियक बैंड है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ऐसा एक फिगर दिखेगा। ठीक है, ये इस तरीके का एक बैंड होता है। ठीक है, और ये आपकी जो सूर्य सन की पाथ है। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी सन की पाथ है। ठीक है, ये डॉटेड डॉटेड जो है सन की पाथ है। ठीक है, और ये जो सन की पाथ है, ये जो जोडियक बैंड है, वो सन के पाथ के तो मतलब ऊपर भी 9 डिग्री और नीचे भी 9 डिग्री। ठीक है, 9 डिग्री अबव, 9 डिग्री बिलो, यानी ये जो जोडियक बैंड जो है उसका जो विड्थ होता है वो कितना होता है, 18 डिग्री होता है। यानी ये जो है, जैसे ये मान लीजिए सन का पाथ है। ठीक है, तो उसके ऊपर जोडियक बैंड है और उसके नीचे भी एक क्या है, जोडियक बैंड है। ठीक है, तो ये सन के पास से ऊपर में जो है इधर भी 9 डिग्री और सन के पास से नीचे 9 डिग्री। ठीक है, यानी ऊपर नीचे दोनों जगह 9 डिग्री क्या होता है, उसका फैला होता है। यानी टोटल जो जोडियक बैंड का जो विड्थ है वो कितना है, 18 डिग्री। ठीक है, जोडियक बैंड जो होता है वो कितना होता है, 18 डिग्री। ठीक है, ये जो पाथ दिख रहा है आपको, जो रेड लाइन से ड्रॉ किया हूँ, ये सूर्य का पाथ है, और सूर्य के पाथ जो है इसके 9 डिग्री एबव और 9 डिग्री बिलो। ठीक है, क्या है, जोडियक बैंड है ठीक है, तो 9 डिग्री एबव और 9 डिग्री बिलो, मतलब 9 + 9 = 18 डिग्री। तो जोडियक बैंड जो होता है उसका जो विड्थ है वो कितना होता है, 18 डिग्री। और उस जोडियक बैंड में ही, ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये जो बैंड है ना, ये जोडियक बैंड,
इस जोडियक बैंड में ही इस टाइप का जो नक्षत्र का जो कॉन्स्टलेशंस हो रहा है, इस तरीके का जो फॉर्मेशन हो रहा है तारों का जो पैटर्न का, वो इस जोडियक बैंड के अंदर ही होता है और कहीं नहीं होता है, इस जोडियक बैंड के ही अंदर होता है, जिसका विड्थ होता है 18 डिग्री। ठीक है, यानी 9 डिग्री अबव द पाथ ऑफ सन एंड 9 डिग्री बिलो द पाथ ऑफ सन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 18 डिग्री का जो विड्थ है, यहीं पे इस जैसे ये 18 मान लीजिए 18 डिग्री का विड्थ है, ये सन का पाथ है, तो इस एरिया में ही ये सब जो एरिया है 18 डिग्री का, उसमें ही आपको जो नक्षत्रों का जो कॉन्स्टलेशंस हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके का पैटर्न का निर्माण हो रहा है, वो आपको दिखेगा। ठीक है, एक बैंड के अंदर ही आपको नक्षत्रों का जो कॉन्स्टलेशंस है, जो शेप है, एक पैटर्न जो बनाते हैं, वो आपको दिखेगा, कहीं और नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होता है आपका जोडियक बैंड। ओके, जोडियक बैंड हैज़ द विड्थ ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, सूर्य का जो पाथ है, जिसको हम इक्लिप्टिक बोलते हैं, उसके 9 डिग्री अबव एंड 9 डिग्री बिलो। ठीक है, ये जोडियक बैंड होता है। ठीक है, वो पूरे के पूरे जो चक्र है उसको कवर कर रहा है। ठीक है, 9 डिग्री अबव मतलब इधर से भी कवर कर रहा है, और 9 डिग्री बिलो मतलब इधर से भी कवर कर रहा है। ठीक है, और उस जो विड्थ होगा, उसके बीच में ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शेप्स है जो राशियों के, वो क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने आज जो आपको सामने जो लेक्चर दिया, आपको जो बताया, वो आपको समझ में आया होगा। और अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शंस में आकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दूं। आप मेरे साथ बने रह रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।